कि सब मैं बेच के प्रॉपर्टी अपनी फिल्म बनाई। हाँ, मैंने फिल्म बनाई। उस फिल्म का बजट था 69 लाख। उसके बाद लोग आए ही नहीं और फिल्म का रिजल्ट 0 हो गया। 70 लाख की फिल्म थी और जब मैं हिसाब करने गया तो मेरे हाथ में सिर्फ 5,000 रुपये, 4,000 कुछ रुपए, मतलब लगभग 5,000 रुपये आ रहे थे। राजा बाबू जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद मैं 1.5 साल तक खाली बैठा था। मेरे पास काम नहीं था। मुझे 1.5 साल तक किसी ने काम नहीं दिया था। जब वहाँ से मैं वापिस आया तो मैं खड़ा रहता था, मुझे कोई पूछता नहीं था क्योंकि 1.5 साल 2 साल बीत चुके थे। तो मैंने एक मसाला फिल्म सोच ली, एक रजाई फिल्म हो गई और उस पर मैं वो फिल्म बनाया। लेकिन बनाते बनाते मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये करना नहीं चाहिए। तो जिसकी बातें हम कर रहे थे, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, फाइनली वो गेस्ट हमारे साथ है। मंजुल जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। पहले मैं बता दूं, जो हमारा ये शो है इसका नाम है फिल्मी थाली और इसमें हम आप जैसे जो शख्स होते हैं, जो शख्सियत है, उनके बारे में यहाँ बात करते हैं और साथ ही व्यंजन, मतलब कुछ जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं हम वो खिलाते हैं और आपकी मनोरंजन की दुनिया के किस्से जानते हैं। लेकिन वो क्या होता है ना, रील वाले नहीं जानते, रियल वाले। खैर आप तो हैं ही रियल। अभी बता दूं कि हम लोग इस वक्त फिल्म के सेट पे हैं और अभी भी बस सुबह हुआ है, सेटअप रेडी हो रहा है। लेकिन सर से कहा कि आप बस आज का ब्रेकफास्ट जो होगा हमारे साथ होगा। सर को क्या क्या पसंद है खाने में? खाने में मैं किसी भी होटल में जाऊं, कितनी भी बड़ी होटल में जाऊं, लेकिन मेरा दाल चावल फिक्स है। और सुबह अगर रोटी भुजिया मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, क्या बात है, एकदम प्योर पूर्वांचली बिहारी कहें तो। हाँ। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं तो हूँ MP का, मध्य प्रदेश। ओके, तो ये टच कहाँ से? ये अक्सर हम यूपी के कलाकारों में और बिहार कलाकारों में देखते हैं, उनको बस दाल चावल दे दो और रोटी के साथ भुजिया दे दो बस। तो मैं एक्चुअली ब्लड तो बिहारी है हमारा। हम मेरे दादाजी के पिताजी लोग राज पुरोहित बन के, एक्चुअली हम लोग मैथिली ब्राह्मण हैं और दरभंगा मधुबनी से वो छत्तीसगढ़ चले गए थे। तो छत्तीसगढ़ में जाके फिर हम लोग, मतलब अब मैं मैथिली नहीं जानता हूँ, मैथिली बोल नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे दादाजी के बाद किसी ने मैथिली बोला नहीं, घर में वो चला नहीं, तो सब अब हिंदी ही बोलते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी चलती है। क्या बात है सर। हम लोग जहाँ पे आए हुए हैं वो शूटिंग जो है बस्ती के गांव में हो रही है। प्रॉपर गांव वाला माहौल है, मतलब बगीचे भी हैं, घर भी काफ़ी सुंदर है। फिर कितना आप लोग के लिए चैलेंजिंग होता है, बैक टू बैक आप शूट कर रहे हैं, लोकेशंस भी एकदम जस्टिफाइड होते हैं आपके शूट से। अभी आई थिंक एक दिन की सांस आप हाँ, अभी जस्ट इसके पहले मैंने फिल्म की है, एक दिन की सांस। बैक टू बैक कर रहे हैं, लोकेशंस भी, जिसके लिए तो अच्छी खासी अब टीम लेके चलते हैं कि 1 मैन आर्मी वाला सीन है। मंजुल ठाकुर नाम भी काफी है। फिल्म कर रहा हूँ, नीचे सारे शूट है, ऐसा होता है क्या? कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज अब क्या है, ये इस फिल्म की शूटिंग के पहले भी एक दिन की सांस और उसके पहले भी मैंने एक फिल्म की है, तू सीता मैं राम। तो मैंने ये तीनों फिल्म की तैयारी एक साथ की है और मुंबई में रह के की है और उसकी स्क्रिप्टिंग हमने लगभग 1.5-2 महीने स्क्रिप्टिंग की है। उसका जितना भी लोकेशन वगैरह का था, तो मेरे जो एसोसिएट हैं उन लोग सब आके लोकेशन वगैरह देखे, वीडियो कॉल में दिखाना, वीडियो भेजना। और मैं जब मैं सीता तू राम जो चल रही है फिल्म शूटिंग हुई, उस पे मैंने सारे लोकेशंस फाइनल किए। बीच में समय निकाल के मैं आया भी यहाँ पे लोकेशन में और फिर सब इस तरीके से। मतलब कह सकते हैं कुछ हद तक जो आपकी प्रॉब्लम है डिजिटल मीडिया ने खत्म कर दी है। हाँ, डिजिटल मीडिया की बहुत प्रॉब्लम खत्म कर दी है। बहुत सारे काम बैठे बैठे हो जाते हैं। क्या बात है सर। सर अब आते हैं फिल्मी लाइफ पे। तो जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री में टॉप डायरेक्टर की बात की तो एक मंजुल ठाकुर हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री टेलीविजन पे टॉप 5 फिल्मों की बात की तो उसमें ज़्यादातर फिल्में मंजुल ठाकुर की होती है। सबसे ज़्यादा अर्न करने वाली फिल्म आपके नाम में, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म आपके नाम है। मैं जानना सकती हूँ कि मंजुल ठाकुर की लाइफ की पहली वो फिल्म एज अ डायरेक्टर कौन सी थी, कैसे मिली होती, वो कहानी बताइए। मैं छत्तीसगढ़ में
कॉलेज में था और हॉस्टल में रहता था। तो वहाँ पे जिस हॉस्टल में रहता था उसमें रहते थे संजय जैन, जो मेरे दोस्त, हम लोग साथ में ही रहते थे। तो हम लोग एसएससी का एक कर्मचारी चयन आयोग, उसके एग्ज़ाम के लिए मैं ये अपना ट्यूशन वगैरह चलता है उसमें गया था मैं। तो वहाँ पे एक पेपर में एक न्यूज़ छपी थी कि पनाह दुलारा आग हद कर दिया आपने, जैसी हिंदी फिल्मों को जो गोविंदा जी के साथ थी, उस फिल्म के राइटर सतीश जैन वो फिल्म बनाने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। वो भी छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में फिल्म बनाने आ रहे थे। उन फिल्मों के राइटर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्म उन्होंने एज ए राइटर की थी। जो सतीश जैन जी आप जान रहे हैं, अपने भोजपुरी में भी उन्होंने काफ़ी बहुत सारी फिल्में की हैं। तो वो जो मेरे साथ दोस्त था संजय जैन और सतीश जैन, संजय जैन उनके भतीजे, वो बोले ये मेरे चाचा है। अब बचपन से मेरे साथ ऐसा था कि वो बताऊंगा अभी, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन ऐसा कोई लिंक नहीं था। ये पहला लिंक मुझे मिला कॉलेज में, जब हम लोग क्लासेस में थे अपने। उसने बताया कि पेपर पढ़ रहे थे, टीचर का वेट कर रहे थे कि वो आएंगे, तब तक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसमें ये छपा था। तो उसने बोला और मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैं बोला यार तेरे चाचा हैं और तू यहाँ पे क्या कर रहा है। उसको एक हफ्ते मैंने मोटिवेट किया। एक हफ्ते के बाद वो माना और मुझे अपनी बाइक से भिलाई लेके गया रायपुर से। जब वहाँ पे गए हम लोग, तो उन्होंने नीचे से ऊपर देखा और देखने के बाद बोले कि आप लोग कल आ जाओ। चूँकि वो भतीजा था तो मेरी जैक लग गई। अब उन्होंने मुझे करना था उनको असिस्ट, और उन्होंने मुझे बना दिया एक्टर। तो एक्टर में उन्होंने हीरो के दोस्त का रोल किया। वहाँ से फिल्म की शुरुआत हुई। वो मैं एज एन एक्टर, पहली फिल्म मोर छैया भुइयाँ, जो जब लगान रिलीज़ हुई थी उस वक्त मोर छैया भुइयाँ सतीश जी की फिल्म रिलीज़ हुई थी और लगान को टक्कर दी थी वो फिल्म। क्या बात है। और उसके बाद वहाँ से फिल्मी दौर शुरू हुआ। फिर मैं नेक्स्ट उनकी फिल्म असिस्ट किया। फिर उनके साथ मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद मैंने वो सतीश जी ने मुझे लगाया। एक डायरेक्टर हैं हैरी फर्नांडिस जी, उनकी एक हिंदी फिल्म थी मनीषा कोइराला जी के साथ, तो अनजाने दी अननोन, उस फिल्म को मैंने असिस्ट किया। काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। अब उसमें मनीषा कोइराला जी, हेलन जी थी, जिनको हम ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में देखा करते थे। ये मेरे लिए सपने जैसा था। उसके बाद मैंने उसी फिल्म में एक आर्टिस्ट हैं जिनको आप अच्छे से जानते होंगे, मुश्ताक खान जी। मुश्ताक खान जी एक ऐसी वजह है मेरे लिए, मेरी लाइफ में, जिनकी वजह से मैं मुंबई आया और मेरे को फिल्मी कीड़ा लगा एक्चुअली। तो वो ऐसे लगा कि मैं अपने गांव में, मैं गांव का ही पढ़ा लिखा हूँ। 12th तक मैंने गांव में ही किया है। मेरा गांव नेशनल पार्क है मेरे गांव में। तो वहाँ पे जब मैं 5th क्लास में था तो शाम को 10 मिनट की छुट्टी हुआ करती थी। तो हम लोग सब इधर उधर मैदान में खेल रहे थे। तभी मैंने देखा कि हमारे गांव के चौराहे की तरफ, मतलब जहाँ थोड़ा सा मार्केट दुकानें हैं, वहाँ पे सब लोग भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं, मैं भी भाग के गया। तो वहाँ पे सब लोग, उस समय रील वाला कैमरा होता था, स्टील कैमरा, उससे फ़ोटो खींच रहे थे सब लोग खड़े होके। तो वो मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो बोले ये फिल्मों में काम करते हैं और इनके साथ सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तब मैं उनके पास नहीं गया, फ़ोटो नहीं खिंचाया, और उसी वक्त सोचा मैं कि मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। स्कूल टाइम में 5th क्लास में। उसके बाद ये बात, चूँकि गांव में थे तो दबी की दबी रह गई। थोड़ा बहुत जो दुर्गा जी वगैरह स्थापना होती है तो उसमें जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा बहुत हम अपना पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन बहुत शर्मिला होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जब हॉस्टल में आए और हॉस्टल में जो रैगिंग वगैरह हुई, सब हुई, तो हम थोड़ा खुले। कॉलेज में आने के बाद थोड़ा बाहर आए, तो उस वजह से फिर थोड़ा सा ये हुआ। फिर फिल्म इंडस्ट्री इसमें सतीश जी के साथ हमने काम कर लिया। मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद यहाँ पे जब मैं हिंदी फिल्म, उसके बाद एक जमानत फिल्म की, अमिताभ बच्चन जी, करिश्मा कपूर, अरशद वारसी। बॉलीवुड की फिल्मों के हिस्सा रहे? नहीं, काफ़ी नहीं, मैंने ज़्यादा फिल्में असिस्ट नहीं की एक्चुअल में। मैं फिल्म में असिस्ट करने में 3 से 4 फिल्म मैंने असिस्ट की। उसके बाद मैंने अपने
नीरज पांडे जी को भी मैंने असिस्ट किया जब वो जी टीवी के लिए 1.5 घंटे की कोई एक फिल्म बना रहे थे, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें मैंने उनको असिस्ट किया था। और उसके बाद मुझे, चूँकि मैं कॉलेज वगैरह करके आया था और सब प्रकाश मेहरा जी के यहाँ इधर उधर सब बहुत संघर्ष किया था मैंने भी, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन वहाँ पे मैं ना देखता था कि बहुत एजेड लोग बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ असिस्ट कर रहे हैं अभी भी, सीख रहे हैं। तो वो सीख नहीं रहे, सीखे हुए बहुत लोग बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन वो ब्रेक नहीं मिल पाता है। ओके। जो एक संघर्ष है लाइफ में, बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं जो जिनको ब्रेक नहीं मिल पाता है। तो मैंने देखा कि बाल पक चुके हैं और ये अभी भी असिस्ट कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। और कुछ डीओपी के असिस्टेंट थे, उन लोग भी मुझे डराते थे, तू क्यों आ गया मुंबई, तू ऐसी पेपर बांटेगा, ये करेगा वो करेगा, असिस्टेंट ही रहेगा। तो मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई थी और मुझे जल्दी डायरेक्टर बनना था, चाहे कैसे भी बनूं। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ रीजनल ट्राई किया जाए, और रीजनल एक फिल्म भोजपुरी थी, लेकिन भोजपुरी में मेरा पहला ब्रेक नहीं है। मैं चूँकि छत्तीसगढ़ से था, छत्तीसगढ़ में मेरे दोस्त हैं वहाँ के जो सुपरस्टार हैं, अनुज शर्मा, प्रकाश अवस्थी, इन लोग एक फिल्म बना रहे थे और इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे डायरेक्टर बनाया। इन लोगों बोले कि स्क्रिप्ट रेडी है, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, एक असिस्टेंट को लेके और एक मेकअप मैन को लेके आ जा। मैं डेट रख दिया, मैं 2-3 महीने से टाल रहा था कि यार मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मेरे अभी मैं हूँ नहीं, मुझे सीखना है। बोले अबे तू आ, और उन लोगों ने डेट रख दिया और टिकट बना दिया। मैं मजबूरी में गया कि दोस्त लोग हैं, करना है, और फिर वो उस फिल्म को करते करते मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्या बात, सच में आपके जो है ना किस्से बड़े इंटरेस्टिंग है। खैर, खाने की थाली मंगा लेते हैं, खाते खाते फिर छत्तीसगढ़ सिनेमा से भोजपुरी सिनेमा पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपने बताया था आपको रोटी भुजिया पसंद है, तो हम लोग लेके हाजिर हैं। थैंक यू। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है, साथ में रोटी हो और आलू की भुजिया हो, और हमारे साथ एक और वैरायटी है लौकी की भुजिया है। खैर, हम वापस फिल्मों पे आते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि अपने दोस्तों के थ्रू आपको एक ब्रेक मिला छत्तीसगढ़ फिल्म करने का, तो उसके बाद वहाँ पे आप रुके कि फिर वहाँ से भोजपुरी की जर्नी कैसे हुई? वहाँ पे जी वहाँ पे मैं उस फिल्म को जब शूटिंग कर रहा था, तो यहाँ पे हैरी जी जो डायरेक्टर हैं, जिनको मैं असिस्ट करता था मुंबई में, उनकी एक फिल्म स्टार्ट हो रही थी, भोजपुरिया भैया, पहली उनकी भोजपुरी फिल्म। तो मैं अपनी फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक के उनका साथ देने के लिए मैं यहाँ पे आया, और फिर भोजपुरिया भैया स्टार्ट हुई। उस फिल्म को हमने किया गुजरात में, दमन में, और वहाँ वो फिल्म कंप्लीट हो गई। उस फिल्म के कंप्लीट होने के बाद फिर मैं अपनी छत्तीसगढ़ी फिल्म कंप्लीट किया। छत्तीसगढ़ी फिल्म कंप्लीट करने के बाद जब मैं मुंबई आया, तो जो भोजपुरिया भैया फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो थे सुदीप पांडे जी और हमारे हैरी जी, इन लोगों ने खुद बोला कि मंजुल को एक फिल्म डायरेक्ट कराई जाए, और उन्होंने फिर मुझे ब्रेक दिया भोजपुरिया दरोगा। सुदीप जी के साथ मैंने पहली फिल्म की भोजपुरी, उस फिल्म का नाम था भोजपुरिया दरोगा, और वो फिल्म बहुत अच्छी गई थी, हिट फिल्म थी। उसके बाद फिर चल पड़ा। उसके बाद मैंने बनाई मसीहा बाबू, और मसीहा बाबू के बाद मैंने बनाया एक फिल्म बनाया मैंने न्यू स्टार कास्ट को लेके, आवन ओढ़ा दी ओढ़निया राजा जी। वो भी फिल्म बड़ी बड़ी फिल्मों के सामने 9-9 हफ्ते 10-10 हफ्ते चली, 6 हफ्ते 8 हफ्ते। बड़ी फिल्म मतलब मैं बताऊंगा, उस फिल्म के सामने रिलीज़ हुई फिल्म का नाम था शायद रणभूमि। उसमें दिनेश जी थे, मनोज तिवारी जी थे, और सारे बड़े स्टार थे। और उसके सामने, उस फिल्म के सामने साथ में सेम डेट पे रिलीज़ हुई थी आवन ओढ़ा दी ओढ़निया राजा जी। और जितनी वो चलती थी उतनी ये चलती थी। 19-20 का फ़र्क रहा होगा। बजट में तो बहुत फ़र्क था। मेरे को लगता है उस फिल्म के बजट, उसमें टेक्नीशियन के बजट से भी, उस फिल्म के टेक्नीशियन के बजट से भी कम बजट की फिल्म रही होगी आवन ओढ़ा दी ओढ़निया।
ए राजा जी, और वो फिल्म बराबर चली। उस फिल्म से फिर लोग मुझे थोड़ा सा सीरियस लेना चालू किए, उसके पहले सीरियस नहीं लेते थे। तो जब नया नया लड़का आया है क्या ही करेगा। मुझे सेट पे सीरियस नहीं लेते थे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग, फिर धीरे धीरे सब लोग थोड़ा सा, जब फिल्मों का रिजल्ट आने लगा तब सीरियस लेना चालू किया। मेरे कैरियर में अगर बदलाव आया, अच्छा उसके बाद मैंने फिल्म की, और भी फिल्में की, ब्रिजवा, ये सब फिल्म मैं कर रहा था। और उसके बाद मैं 1-1.5 साल थोड़ा सा, कोई 2 फिल्में थी जो अनाउंस हुई थी, बन नहीं पाई, महेश पांडे जी के प्रोडक्शन हाउस में। तो मैं लगभग 1-1.5 साल घर बैठ गया, कुछ काम नहीं कर पाया। थोड़ा सा मैं अपसेट हो गया कि और जहाँ काम किए वहाँ पैसे नहीं मिलते हैं, जहाँ ये है, बहुत परेशानी से गुजर रहा था। तो मैं मुंबई भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़कर वापस चले गया छत्तीसगढ़, और वहाँ जाके मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, मैं टूरा अनाड़ी तबो खिलाड़ी। वो असिस्ट किया, मेरा बंगलो प्लॉट था मुंबई में, मलाड में, मालवानी 8 नंबर। मेरी कार थी, मेरा एक प्लॉट और था, और कुछ अरेंज करके सब बेच बाज के, सब बेच के प्रॉपर्टी अपनी फिल्म बनाई। हाँ, मैंने फिल्म बनाई। उस फिल्म का बजट था 69 लाख, मतलब 70 लाख रुपए लगभग। और जब वो फिल्म रिलीज हुई, फिल्म बहुत अच्छी बनी थी, और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने फिल्म को बेचा नहीं, जबकि खरीदने के लिए लोग तैयार थे। मुझे लगा कि मैं बड़े बड़े सपने देख रहा था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उस फिल्म को रिलीज़ मैंने खुद करवाया, सतीश जी डिस्ट्रीब्यूटर थे। फिल्म रिलीज़ हुई, बहुत कमाल चली। रिलीज़ का टाइम गलत था, और 1 हफ्ते तो बहुत कमाल की, लेकिन 1 हफ्ते के बाद लोग आए ही नहीं, और फिल्म का रिजल्ट 0 हो गया। 70 लाख की फिल्म थी, 69 लाख की। और जब मैं हिसाब करने गया तो मेरे हाथ में सिर्फ 5,000 रुपये, 4,000 कुछ रुपए, मतलब लगभग 5,000 रुपये आ रहे थे बस। अब उसके बाद काटो तो खून नहीं, इतनी भीड़ थी मैं जहाँ पे रहता था रायपुर में, सब एकदम चहल पहल थी, शूटिंग, ये वो, पोस्ट प्रोडक्शन, और उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था। और मैं उस घर में ना अकेला चिल्ला के रोता था कि ये क्या हो गया, मेरे कुछ नहीं था, खत्म हो गया था। तो फिर वहाँ से मैं खत्म हो गया, और यहाँ पे जब मैं मुंबई में था ना, जब फिल्में मैं कर रहा था सारी भोजपुरी की, तो सारे लोग मुझे तवज्जो देते थे। जब मैं कहीं आदर्श नगर की गली, हमारी भोजपुरी गली कहलाती थी, तो वहाँ पे जाता था तो 10 लोग, कोई पैर छू रहा है, कोई कर रहा है, मंजुल जी आ गए, ये आ गए। लेकिन जब वहाँ से मैं वापस आया तो मैं खड़ा रहता था, मुझे कोई पूछता नहीं था, क्योंकि 1.5 साल 2 साल बीत चुके थे। वही जो मुझे हाय हेलो करते थे, वो हाय हेलो नहीं कर रहे थे। दूसरे डायरेक्टर्स आ रहे थे, उसके पास भाग के जा रहे थे। ये सब देख के मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मैं बहुत हर्ट हो रहा था। और मैं वापस यहाँ पे तब आया जब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अनिल कुशवाहा, जो आवन ओढ़ादी ओढ़निया ये राजा जी बनाए थे, उसी फिल्म से हमारी मुलाकात हुई थी। म्यूजिक डायरेक्टर लाल सिन्हा जी ने मिलाया था हमको। और हुआ ये कि जब मैं यहाँ वापस आया तो खेसारी जी की फिल्म करने के लिए आया। वो प्रोड्यूसर जो अनिल कुशवाहा जी, जो मेरे दोस्त हैं, वो खेसारी जी को लेकर फिल्म बना रहे थे, लहू के दौरान। तो उसकी तैयारी के लिए आया। खुद की मेरी अपनी स्टोरी, स्क्रीन प्ले था। फिर मैंने जब ये सब देखा स्टूडियो में माहौल, तो मैं बोला कोई बात नहीं, एक फिल्म मुझे करने दो। ये मेरे अंदर का बता रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसी बात थी। कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस फिल्म को कंप्लीट जब मैं करके आया, उसी वक्त फिर वो पुराना माहौल मेरे साथ शुरू हो गया। और फिर मैं खेसारी जी के साथ लहू के दो रंग, कच्चे धागे, सुपरहिट फिल्में दी मैंने। उसके बाद मैंने थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी एक फिल्म, लहू पुकारेला। उसके बाद मैं उनके साथ फिल्म प्लान कर रहा था, राजा बाबू। उसके प्रोड्यूसर थे अखिलेश जी, जो लखनऊ के हैं। और राजा बाबू फिल्म में स्क्रिप्टिंग की थी, बहुत मेहनत से मैंने किया था। उसके बाद खेसारी जी जिस वजह से भी उस फिल्म को नहीं कर पाए, जो भी एक वजह थी, जो भी वजह रही होगी, फिर हमने दिनेश जी को ट्राई किया। और दिनेश जी के पास जब हम लोग पहुँचे, स्टोरी सुनाए, तो बोले ये तो सुपरहिट फिल्म है। उनके स्टोरी सुनने के बाद उनका पहला शब्द था कि ये सुपरहिट फिल्म है, ये खेसारी जी कैसे छोड़ सकते हैं।
सच में आज राजा बोलो टीवी कैट पे रिमोट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जी जी। इतनी बेहतरीन फिल्म है। उसके बाद मेरे को और वक्त मिल गया और खेसारी जी का फिल्म को लेके मना करना और दिनेश जी की फिल्म करना, डेट आगे बढ़ गई। फिर मैंने मीरा रोड के अपने फ्लैट में, उस समय मीरा रोड में रहता था, खूब मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया राइटिंग में, दिन रात बहुत मेहनत किया और हर एक सीन, हर एक शब्दों में वो किया। और करने के बाद मैं चूँकि हिंदी लिख पाता था उस समय भोजपुरी में, तो हिंदी में मैंने पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर ली। और जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग करते करते तो बहुत सारे माहौल बने, जो भी बना। फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म ऊपर वाले की दया से सब कमाल हो गया। उसके बाद मेरे हर चीज़ में बदलाव आया, मेरे काम में बदलाव आया कि सही बात है, चलता क्या है, चलाना क्या है, समझ में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार समझ में आ गया तो हमेशा वो दिमाग में रहे, फ्लो में करते करते हम कुछ और भी बना डालते हैं। लेकिन अक्सर होता है ना कि मंजिल ठाकुर यानी फैमिली ड्रामा, अगर उसने उस फिल्म को छू दिया तो फिर वो मजा आने वाला है। वो स्टाइल कहीं ना कहीं आपने क्रिएट कर दिया है। जी जी, ये विश्वास है। और सारे चैनल्स वाले भी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि फैमिली ड्रामा आप जो बनाते हैं उसकी बात अलग होती है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। फिर ये तो रहा कि हाँ, आपने बहुत स्ट्रगल पीरियड देखा, क्योंकि अक्सर हर डायरेक्टर लाइफ में आता है कि एक दो फिल्में फ्लॉप हुई तो कहीं ना कहीं वो लोग डिप्रेशन में बैक में चले जाते हैं। इसके बाद वही लोग जो काम कर रहे थे, तारीफें कर रहे थे, स्थिति में तो सपोर्ट नहीं करते। जैसे आपने बताया अपना स्टोरी, कैसे आपने सर्वाइव किया, कैसे पूरी प्रॉपर्टी बेच के अपनी फिल्म बनाई और फिल्म फ्लॉप हो गई। अब आप इस मुकाम पे हैं कि हर चीज़ जैसा चाहे वैसे ही सीधे स्टोरीज कर सकते हैं। अब नाम है, हर प्रोड्यूसर मंजिल ठाकुर के नाम पे आएगा, ये बंदा बनाएगा तो कुछ अच्छा ही बनेगा। तो अभी भी कुछ ऐसा मलाल है या कोई ऐसी स्टोरी है या कुछ ऐसा सिनेमा है जो मंजिल ठाकुर करना चाहते हैं? बहुत टाइम से जा रहे, कुछ अभी भी कुछ बचा है क्या कास्ट वाला? बहुत सारा बचा है। दिनेश जी के साथ एक फिल्म मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, उसका टाइटल अभी बता नहीं पाऊँगा। वो फिल्म राजा बाबू के बाद मैं प्लान किया। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, राजा बाबू जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद मैं 1.5 साल तक खाली बैठा था, मेरे पास काम नहीं था। मुझे 1.5 साल तक किसी ने काम नहीं दिया था। 1.5 साल लगभग मैं खाली बैठा था। मैं कोशिश करता था कि कहीं से काम आए, कुछ काम नहीं। देखिए क्या होता है ना, इतने बड़े स्टार के साथ काम करने के बाद ये क्या होता है ना, सारे प्रोड्यूसर्स और सारे डायरेक्टर्स, सारे कलाकार, सब लोगों का अपना अपना एक कंफर्टेबल जोन होता है। अगर मेरा दोस्त मेरा प्रोड्यूसर है या दोस्ती हो गई तो हम फ्लॉप फिल्म भी देंगे या खराब फिल्म भी बनाएंगे या नॉर्मल फिल्म भी बनाएंगे, अच्छी बन, वो उन्हीं के साथ काम करेंगे। नहीं, नुकसान नहीं, मैं बता रहा हूँ, नुकसान नहीं। कैसे की फिल्म दोस्ती हो जाती है ना। तो अभी देखिए नॉर्मल बात, प्रवेश जी कितने साल के बाद अभी हाल ही में एज ए खुद के प्रोडक्शन हाउस से दूसरे डायरेक्टर के साथ काम किए। बहुत अच्छे डायरेक्टर है वो, मेरे फेवरेट डायरेक्टर है। तो बड़ी वो क्या होता है ना, एक लगाव हो जाता है। और कंफर्टेबल की बात कर रहा हूँ, आदमी अपने सोचता है ना कि यार काम साथ में करते हैं। तो बहुत दिन के बाद किए, क्योंकि मैं भी बिजी था, वो भी फिल्म करना चाह रहे थे, तो करते हैं इस तरीके से, वो होता है। तो मेन बात ये है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से अब मेरे साथ जो उठता बैठता नहीं, मेरे से जो मिला नहीं, उसको मेरे पास या मेरे साथ काम करने में थोड़ा हेजिटेशन होगा, ये कुछ होगा, इस तरीके से कुछ हो। या ये हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन लगा, हो सकता नहीं है, यही है सॉरी मेरे पास बहुत लोग नहीं आते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि मैं दिन ज़्यादा लगा, मुझे ज़्यादा दिन चाहिए। अभी भी लोग 12 दिन 15 दिन में शूटिंग कर रहे हैं। मैं भी जो ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लोग बना रहे हैं अभी भी 12 दिन 15 दिन में, 9 दिन वाले भी हैं कि 9 दिन में फिल्म जी नाम नहीं ले पाऊंगा, 9 दिन में भी लोग फिल्म बना ले रहे हैं। मैं भी यही सोच के आया कि जिस तरीके से चल रहा है, चूँकि मैं जो फिल्म अभी कर रहा हूँ ये एंटरटेन टेलीविजन प्रेजेंट्स फिल्म है और और मेरी कंपनी श्री आद्या एंटरटेनमेंट, दोनों मिलकर फिल्म बना रहे हैं। मैं एंटरटेन चैनल के लिए ही फिल्म बना रहा हूँ। ये दोनों फिल्में, एक दिन की सास और बाबुल कर दे विदा तू आज के आज से।
तो मेरा कहना ये था कि क्या बात कर रहे थे, छोटे टाइम की फिल्में बन रही है और हाँ 12-15 दिन। तो ये फिल्म मैं सोचा था कि हाँ चैनल के लिए बना रहे हैं हम लोग और बजट जिस हिसाब से सब कुछ अच्छा है, लेकिन 15 दिन में मुझे भी बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं पूरी फिल्म 24 दिन में शूटिंग करता हूँ, बहुत कम भी किया तो 24 दिन लगे, ऐसे तो मुझे 40 दिन ही लगते हैं। मैं अपनी खुद फिल्म जो छत्तीसगढ़ की बनाया था 63 डेज में शूट किया था। मैं ऐसा नहीं कि टाइम पास करता हूँ, मैं थोड़ा बारीकी और उसके चलते मैं मुझे वक्त लग जाता है, तो इस वजह से वक्त लगता है। और इस वजह से शायद मैंने राजा बाबू लगभग 44 डेज के आसपास कुछ बनाया था, इस वजह से शायद प्रोड्यूसर्स मेरे पास नहीं आ रहे थे कि प्लीज ज़्यादा लगा देंगे। लेकिन वो हिट फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट फिल्म है और बहुत पैसे कमाए थे। उसके बाद निरहुआ हिंदुस्तानी 2, वो भी बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भी बहुत बड़ी हिट फिल्म है। और निरहुआ हिंदुस्तानी 2 एक ऐसी फिल्म है यूट्यूब में जिसका इंडिया लेवल पे 2nd पोजीशन में ही यूट्यूब के व्यूअर्स ये, तो उसका मतलब साउथ की कोई एक फिल्म है, उसके बाद ये निरहुआ हिंदुस्तानी 2 है अपनी भोजपुरी की। उसके बाद मेरी लगभग बहुत सारी प्रवेश जी की फिल्म घूंघट में घोटाला, उसके सारे क्लिप और सब चीज़ अगर काउंट किया जाए तो 1000 मिलियन हो रहा। फिर भी ये दिक्कत आती है क्या कि अरे ये तो बहुत महंगा डायरेक्ट क्योंकि दिन ऐसे ही बढ़ जाते हैं तो फिर उनका लगता है बजट हो जाता है। आती है दिक्कत, बहुत आती है। अभी भी मुझसे जो भी बात करता है, मैं बहुत सारे लोगों को मना कर देता हूँ कि मैं इतने दिन में नहीं करता। मुझे भी आता है 15 दिन 20 दिन के लिए आता है, लेकिन मैंने बोला है आपने इतनी सारी चीज़ें देखी, जैसे बोला कि इतने अच्छे काम देने पर भी 1.5 साल रखी है। फैमिली का उस टाइम क्या ओपिनियन रहता था आपके काम को लेकर? कुछ ऑब्जेक्शन हुआ जब आप पहली बार टूटे, गैप हुआ, फिर बड़ी खुशी फिर गैप हुआ, उन्होंने कहा रहने दे, नहीं होगा वापस आ जा? फैमिली को हालांकि मैं पता चलने नहीं देता था, लेकिन प्रॉब्लम तो शुरू होती है पैसों से। तो जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो प्रॉब्लम आती थी, तो समझ जाते थे मेरे भैया। तो मेरे भैया हमेशा मुझे बोले, मेरे पापा जी बोले, अब तो मेरे पापा जी नहीं रहे, लेकिन उन लोगों ने मेरे भैया ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते। कैसे वो समझ जाते थे? आप फोन पे बताते थे उनको? एक होता है ना ब्रदर्स वाली बॉन्ड। बड़े भाई थे आपके? बड़े भाई हैं, इसलिए शायद छोटे भाई की हर बिना कहे समझ जाते थे। बड़े भैया मेरे को हमेशा, मेरे भैया बिजनेस में बहुत आगे हैं। एक्चुअली वो पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो गवर्नमेंट जॉब में थे। कुछ ऐसा आया कि 99 के बाद जो रेगुलर वो उनको निकाल दिया गया, तो उनका जॉब छूट गया। फिर उन्होंने अपना ये स्टार्ट किया, ये ऑटो पार्ट्स का शॉप है। वो उसमें बहुत सफल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लगता क्या है 100%। तो उन्होंने मुझे हमेशा समझाया कि आओ, मैं तुम्हारी शॉप खोल देता हूँ, तुम अच्छा कमाओगे, घर वालों के साथ रहोगे, तुम भटकते रहते हो, तुम्हारा कुछ पता नहीं रहता है, कभी बताते हो यहाँ हूँ, कभी बताते यहाँ हूँ, 4 बार फ़ोन करो तो 1 बार फ़ोन उठाते हो। तो इससे तो घर वाले परेशान हैं। और कहीं ना कहीं मैं जब से मुंबई आया तो एक मैं 4.5 साल तक, चूँकि मुझे डायरेक्टर बनना था, तो 4.5 साल तक मैं घर नहीं गया था, किसी का मुंह नहीं देखा था, ना मेरा मुंह देखे। तो उस समय STD PC हुआ करता था, वीडियो कॉल नहीं हुआ करता। तो 4.5 साल तक मैं किसी को देखा नहीं था और मैंने ठान लिया था कि मैं घर तभी जाऊंगा जब डायरेक्टर बन जाऊंगा। तो जब मैं आया मुंबई तो जो भी संघर्ष चला और 4.5 साल बीत चुके थे। 4.5 साल के बाद मैं डायरेक्टर नहीं बन पाया, लेकिन मेरे चाचा जी का लड़का एक्सपायर हो गया, उस वजह से मेरे को जाना पड़ा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, तो मुझे काफ़ी घर वालों ने कोशिश किया कि मैं बिजनेस करूं, कहाँ फंसा हुआ। मैं 1-2 बार चला भी गया, एक बार तो बताया छत्तीसगढ़ गया, फिर दोबारा एक बार और गया टूट के, लेकिन मन नहीं माना, मन नहीं लगा वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि मैं बना ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए हूँ, अब जो होगा देखेंगे। तो फिर वापस राजा बाबू के बाद में 1.5 साल खाली था,
घर चला गया, फिर वापस आया, फिर उसके बाद रुका। उसके बाद कौन सा फिल्म थी जिससे कमबैक किया आपने? राजा बाबू के बाद फिर मैं निरहुआ हिंदुस्तानी 2। उसके बाद नहीं, मैं यश जी के साथ एक फिल्म किया। मेरे पास आशुतोष खरे जी आए, उस फिल्म का टाइटल था एक रजाई 3 लुगाई। काफी हाँ, ये होता है और काफी वायरल होता है। हाँ, शायद ये टाइटल आप बोल सकते हैं कि मेरा जो राजा बाबू के साथ 1.5 साल खाली बैठना, परेशान होना, और लोगों का जो जिस तरीके की फिल्म बनाते थे लोग, जहाँ जूम करते थे बार बार, तो शायद वो मुझे लगा कि मुझे अपनी राह में नहीं चलना चाहिए, उस राह में चलना चाहिए। तो मैंने एक मसाला फिल्म सोच ली, एक रजाई 3 लुगाई, और उस पर मैं वो फिल्म बनाया। लेकिन बनाते बनाते मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये करना नहीं चाहिए। फिर मुझे निरहुआ हिंदुस्तानी 2 प्रवेश जी और राहुल खान जी ने ऑफर किया, और फिर निरहुआ हिंदुस्तानी 2 हम लोगों ने बनाया। निरहुआ हिंदुस्तानी 2 उसका टाइटल नहीं था, क्योंकि निरहुआ हिंदुस्तानी 1 मेरे गुरु सतीश जैन जी की फिल्म थी, और मुझे नहीं करना चाहिए था निरहुआ हिंदुस्तानी 2। लेकिन मैं दूसरी फिल्म कर रहा था, उसका फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन, लेकिन बाद में उसका टाइटल बदल दिया गया। अच्छा ही होता है कि नाम ही बदल दिया जाता है। उसका नाम तो निरहुआ हिंदुस्तानी 2 रख दिया। क्या बात है सर, कोई सोच नहीं सकता उसको फिल्म का नाम बदल के, कहानी पहले से रेडी थी, नाम को मद्देनजर रखते हुए कहानी नहीं रेडी की गई। हम दूसरे टाइटल में बना रहे थे, लेकिन निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में पूरा मैच कर गया। काफ़ी अच्छी फिल्म थी, मैंने देखी, कई बार देखी है। अक्सर मेरे एक्चुअली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो घर में जब भी हमारी फैमिली है या फिर वहाँ पे जाते हैं, तो वो फिल्में अक्सर उनके घर में वो चलती हुई दिख जाती है। क्योंकि जो ये रिपीट वाली की फैमिली फिल्म है और लोग इंटरटेन करती है, और कुछ तो ऐसा होता है कि आप फिल्म में ना रोए तो फिर क्या ही है। इमोशनल है तो आपकी आंखों से आंसू गिरने ही गिरने हैं। फिल्म की जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, मैं यही सीखा हूँ अपने गुरु लोगों से कि पहले लोगों को हंसाओ 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 और लास्ट में रुला दो। मेरी हर फिल्म में लगभग यही रहता है। सिर्फ आपने लव मैरिज की थी? अरे कैसे मुंबई में रहे, फैमिली से दूर रहे, फिर फैमिली ने कहा कि बहुत हो गया डायरेक्शन, पहले शादी कर लो, फिर जो करना करते रहो? क्योंकि आप अक्सर उनके साथ फोटो शेयर करते हैं, हमेशा उनको लाइफ पार्टनर करते हैं, वो बॉन्ड, तो ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों ने लव मैरिज किया। इतना अंडरस्टैंडिंग आप हंसा रहे हो। अरेंज मैरिज ही है, और इतना सोच रहे हैं भाभी जी, देख रही है। अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज होने वाली थी जब मैं छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में था, लेकिन वो हो नहीं पाया। वजह लगभग सेम होती, उस समय सफल नहीं था, और फिर एजेंसी में घर वालों ने मेरे पीछे पड़े हुए थे, सब लोग शादी करो शादी करो, फाइनली उन्होंने डायरेक्टर का भी दिल टूटा है। आप पता है ना कि हर एक इंसान के पास अपनी लाइफ की स्टोरी होती है, आपने हर मोड़ पे एक हिस्सा है। आपने देखा हम लोग जब से बात कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि इसको लेकर भी कुछ मैं क्रिएट करूँ, या आपने जो चीज़ें उनको अपने फिल्मों में डाले हैं आपने। कुछ चीज़ें आई जाती है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है वो स्क्रीन पे आ जाती है। जैसे अब हम लोग बात कर रहे थे, आपने भाई के पॉइंट पे इमोशनल हो गए, आपका भी समझ में आता है कि फीलिंग्स क्या होती हैं, फैमिली क्या होता है। 4 साल तक उनकी शक्ल नहीं देखी, और मुझे लगता है शायद यही रीज़न है कि आप फैमिली ड्रामा एक्सपर्ट कहे जाते हैं पूरी इंडस्ट्री में, इतनी बारीकी से आप फिल्मों को, इमोशंस को, क्योंकि मेन खेल जो है फिल्म में वो इमोशन है। अगर आप रुला ना पाए तो फिर क्या ही मज़ा है वो फैमिली ड्रामा देखने का, और हर फिल्म में कुछ ऐसा ही केस देखने को मिलता है। लेकिन होता ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक, जैसा कि हम लोग भी बात करते हैं, एक अलग इंडस्ट्री भी है जो सिर्फ कंटेंट सर्व करना है, 9 मिनट 9 दिन में 12 दिन में फिल्में कर देते हैं, तो उनको लेकर अभी भी क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ आती है, मुझे हर कोई बोलता है कि ये बजट नहीं है हमारा, मेरे पास अभी भी। अब तो खैर बहुत सारे, पहले तो बहुत सारे मुझे ऑफ़र आते थे,
लेकिन अब सिर्फ छने हुए ऑफर आते हैं। लगभग पहले से सोच के आते हैं कि हाँ मंजुल को ले रहे हैं तो मंजुल 25 दिन 30 दिन 40 दिन लेगा ही लेगा, पहले से प्रिपेयर हो गया। मतलब पहले अपना बजट तैयार करते हैं, हाँ, फिर आते हैं। हाँ, या फिर बोल देते हैं कि भाई मैं पहले ये बना लेता हूँ फिर आपके साथ करता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम करते जरूर है। लेकिन अक्सर ये हुआ है थैंक्स टू गॉड कि मेरे साथ जो भी काम किया है वो दोबारा मेरे साथ काम किया, दोबारा किया वो तीसरी बार भी किया, चौथी बार भी किया। और लगभग मेरे साथ रेगुलर, भले पिक्चर ओवर बजट हो, चाहे फिल्म में ओवर बजट होने से पैसे नहीं आते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी फिल्में जो ओवर बजट होने के बाद भी उसकी रिकवरी हुई है, और कुछ फिल्में हैं ओवर बजट होने के बाद रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रोड्यूसर बोलता है कि नहीं मुझे भी डायरेक्टर, चाहे ओवर बजट हो चाहे वो फिल्म तो अच्छी बनाता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है आई थिंक अब तक अपनी जर्नी का। और सच में मंजू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लोग बातों में इतना खोल के हम लोग सही से प्रॉपर नाश्ता भी नहीं कर पाए। सो फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नए, बातें अभी अधूरी रह गई हैं हमारी, बहुत सारे टॉपिक उस पर हम लोग खुल के बात नहीं कर पाए, लेकिन सर का शॉट लगा है और टाइम बहुत कीमती है। इससे पहले जो प्रोड्यूसर थे सर के बैनर की फिल कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप एक मिनट कीमती है, इसलिए बस आज के इतना ही, 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी मैं बात करते हुए। सो फिर नए वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए।